What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी एक तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी। एक छोटा सा काम करिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठेगा और इस तरीके से बिल्कुल आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जैसे आप लोग अपने एग्जाम की करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अभी प्रीलिम्स ही कर लेते हैं, फिर मेंस ही करेंगे, फिर इंटरव्यू ही करेंगे। नहीं, सारी चीजें आप लोगों को एक साथ में लेके चलनी है। इसीलिए उसी तरीके से आप लोगों को अपने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करने चाहिए। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, देखिए आज मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग की वीडियो आएगी 9 बजे, ठीक है? तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रीमियर लगा दिया है। तो ये वीडियो है आप लोग की, जिसमें पूरा कंप्लीट सितंबर महीने का करंट अफेयर मैंने कवर किया है। तो इसको आप लोग देखिएगा। ये वीडियो लगभग 2 घंटे की आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में डिस्कस किया है हर एक एग्जाम के लिए, जो अभी आ रहे हैं और जो भी आगे आने वाले हैं। इवन 2020 में जब आप लोग एग्जाम 2022 में जब आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे प्रीलिम्स का, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है? तो ये 2022 के लिए भी आप लोग को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। तो इसलिए जो आगे की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ढंग से देखकर चलिएगा, और बाकी तो टाइम टू टाइम आप लोगों को चीजें मैं प्रोवाइड कराता ही रहूंगा। सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर 1,40,000 से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उनको भी आप लोग मैच कर सकते हैं। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। और एक और छोटी सी प्यारी बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर आपने बोला था कि मॉर्निंग में जो भी टारगेट है उसको कमेंट बॉक्स में आकर लिखा करो कि क्या आप लोग को अचीव करना है, और फिर इवनिंग में नैनो मैगजीन जब आती है उसके नीचे आप लोग लिखा करो कि कितना आप लोगों ने अचीव कर लिया है। तो ये मैंने आप लोगों को बोला था। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मेरे द्वारा लगभग 70 से 80% ही मेरे द्वारा अचीव किया जाता है टारगेट जो भी मैं लिखता हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग 50% से ऊपर अगर आप लोग अचीव कर रहे हैं ना अपना टारगेट, तो आप लोग बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग 50 से 60 की रेंज में जा रहे हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से अपना और बढ़िया आप लोगों का हो जाएगा चीजें। कहने का मतलब ये 70-80 की रेंज में अगर है ना, तो एक अच्छी उसमें है आप लोग। मतलब 50 से ऊपर चल रहे हैं तो आप लोग पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं, ठीक है? 50 से नीचे है तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ है। तो इसलिए इससे ऊपर ही बढ़ाते रहिए, अपने आप को रेगुलर फोर्स कीजिए, पुश कीजिए, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड आज की ये मोटिवेशनल कोट है आप लोग के सामने, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। यानी कि दिल और दिमाग आप लोग का मानेगा नहीं। अगर आप लोग किसी काम को करना चाहते हैं, दोनों अलग अलग बताएंगे। दिमाग जो होता है वो हमेशा कैलकुलेशन करता है। आप लोगों ने आज तक यार कोई एग्जाम नहीं निकाला, आगे कैसे निकालोगे जब आज तक नहीं निकाला? आप लोग का दिमाग तुरंत बोलेगा आप लोग को, ठीक है? दिल बोलेगा यार ट्राई करके देखते हैं, दिमाग बोलेगा कि कुछ किया है आज तक, कुछ कर कर खाया है। आप लोग को ताने सुनने को मिलेंगे आप लोग हमेशा दिमाग के, जो कि आप लोगों को नहीं कहते एक तरीके से ऐसे करता हुआ नजर आएगा कि आप लोगों को जैसे कि आप लोग इसके लायक ही नहीं हो। पर लेकिन आप लोगों को दोनों को कन्विंस करना है कि मैं ही इस चीज के लिए बनाऊं या फिर बनी हूं, तभी आप लोग जो है एक सही पैटर्न में चल पाएंगे। तो जब भी कुछ नया आप लोग करने जाएंगे, हमेशा आप लोगों को लगेगा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन कर लो अच्छे से, उसके बाद में फिर अपने काम को कर डालो, ठीक है? तो इस तरीके से जिंदगी को जीने में मजा भी आएगा आप लोगों का, अगर अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखकर आप लोग आगे बढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं है अगर आप लोगों ने आज तक कुछ अचीव नहीं किया है तो आप लोग आगे भी अचीव नहीं करने वाले हो, ठीक है? ये फालतू की बेतुकी बातें। अगर आप लोगों ने आज तक कुछ अचीव नहीं किया तो आगे भी अचीव नहीं करोगे, क्योंकि आज तक इसलिए अचीव नहीं किया ना क्योंकि आप लोगों ने कुछ करके नहीं खाया। पर लेकिन आज से अगर आप लोगों ने पैटर्न चेंज कर दिया, अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दी, तो रिजल्ट भी आप लोग के ऐसे आने लगे। क्योंकि प्रेजेंट में जो आप लोग अभी जी रहे हो ना, वो पास्ट में जो किया है उसका रिजल्ट मिल रहा है। अब आगे जो आप लोग काम करोगे उसमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं तो आज से चीजों को चेंज कर दो, सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी यार। पहले पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा देता हूं, आप लोग का यहाँ पर ये रिवीजन भी हो जाएगा, और इसके बाद में फिर हम लोग न्यूज देखेंगे, ठीक है? तो न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखेगा, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो फिर बताएगा, उसको कवर कर लेंगे आगे, ठीक है? बात की जा रही है प्रीएम्बल क्या है, वो संविधान का पार्ट है, ये बोला गया है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। ए में बोला गया था कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नोट, एक तरीके से बट हैज नो लीगल इफेक्ट, यानी कि इसके पास में कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। बोला गया नोट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। तीसरा बोला गया था ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली अदर, यानी कि अदर से ये इंडिपेंडेंट है। ये यूपीएससी 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा समझना चाहेंगे तो आप लोग कई सारी बातें जानने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को ये टॉपिक इस तरीके से कवर कराऊंगा
ताकि आप लोगों को एक तरीके से ही नहीं कि पूरा कवर ही हो जाए ये टॉपिक, कोई कंफ्यूजन ना देखने को मिले। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिनट का टाइम दीजिए, बस पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने होगा और आगे भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले अगर हिस्ट्री के बारे में बात है, प्रीएम्बल के बारे में बात करें तो याद रखिएगा प्रीएम्बल के बारे में जो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका जो एक तरीके से आइडिया बिहाइंड द प्रीएम्बल ये यहाँ पर निकाला गया था, जिसको रखा गया था पार्लियामेंट, बेसिक उस टाइम पर असेंबली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा यहां पर 22 जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ये ऐसे नहीं है जैसे कि आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी का अगर आप लोगों का हनन होता है तो आप लोग, सॉरी फंडामेंटल राइट का, तो आप लोग कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये ऐसे कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल यहां पर नहीं है। अब यहां पर ये सोर्स अगर आप लोग बात करें प्रीएम्बल जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। एक तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या क्या चीजें हैं, नेचर क्या है हमारी स्टेट्स का, ठीक है, सेक्युलर स्टेट है वो सब चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या है और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो बातें मैंने आप लोगों को बोली, अगर थोड़ा सा नजर आप लोग डालेंगे अपने प्रीएम्बल के ऊपर तो सोर्स कहां से निकल कर आ रहा है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बोला गया यहाँ पर, यानी कि हमारी कंट्री के लोगों से हमारा संविधान निकल कर आ रहा है। हमारा कैसा बेसिकली कंट्री है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये टर्म जो है ना ये आप लोगों से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आ जाती है कि प्रीएम्बल के अंदर में पहले सोवरन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, फिर रिपब्लिक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। याद रखने का तरीका क्या है कि जब आप लोग डिक्शनरी में जाएंगे तो डिक्शनरी में आप लोगों को यहां पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा, यानी कि डिक्शनरी में जैसे जाएंगे सबसे पहले आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पर सेक्युलर आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर सोवरन आएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग जाएंगे तो इसका मतलब यह कि डिक्शनरी में सबसे बाद में ये आएगा, उसके बाद उसके पहले ये आएगा और सबसे पहले ये आएगा। इस तरीके से याद रखिएगा, तीनों टर्म में कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है, तो डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बाकी हमारी कंट्री में जस्टिस कितने प्रकार के हैं ये पूछ लिया जाता है। तो हमारा टोटल अगर बात करेंगे, प्रीएम्बल बोलता है कि सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये प्रीएम्बल से क्या क्वेश्चन बन जाता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये पूछा गया कि हमारा जो बेसिकली सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वही सोर्स है हमारे संविधान का। लिबर्टी क्या क्या देखने को मिलती है, तो थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में और वर्शिप में लिबर्टी है। कोई आप लोग की इस लिबर्टी में इंटरफियर नहीं करने वाला है। इक्वलिटी किस किस चीज को लेकर है यहाँ पर, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, और इसी के साथ में एक तरीके से प्रमोट करना है, अमंग ऑल इनके मिलकर रहना है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग मानते हैं हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 16 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिलती है ना आप लोगों को इंप्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी देखने को मिलती है वहां पर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्टर्निटी, भाईचारे के बारे में बात की जा रही है, मिलजुल कर हम लोग को रहना है, तो ये सारी बातें की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये भी है, हमारा जो संविधान है उसकी जो ओरिजिनल डेट थी एडॉप्शन की, याद रखिएगा, वो थी 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में हमारे संविधान का कुछ पोर्शन अडॉप्ट कर लिया गया था। पर लेकिन हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की वजह से ये बोला गया था 26 जनवरी को हम लोग अपना बेसिकली ये गणतंत्र दिवस से सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए फिर कुछ टाइम रुक गए, पूरा संविधान इन्फोर्स किया गया 26 जो नवंबर था 1950 में, ठीक है। तो फिर यहां पर बाकी कुछ पोर्शन यहां पर हम लोग के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब यहां पर जो मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा चुकी है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो सोर्स क्या है, क्वेश्चन बन गया, तो यहां पर पीपल ऑफ द इंडिया सोर्स है। सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है कि हमारी ये चीजें हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये सिक्योर एक तरीके से करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ऑल सिटीजन के लिए, तो ये भी प्रीएम्बल बताता है। इसी के साथ में फर्टर्निटी के बारे में बात करता है, भाईचारे के बारे में, और देश की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और ये डेट मेंशन है। अब यहां से आगे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टार्टिंग में ये बोला जाता था कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया, तो इसलिए बोला जाता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर लेकिन केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये इसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन प्रोविजन बट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रोविंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रीएम्बल आप लोग पढ़ाएंगे किसी इंसान को तो बता देगा हमारा संविधान कैसा है, तो इसी को बोलते हैं प्रस्तावना, यानी कि देखकर ही बता देगी संविधान के अंदर क्या क्या चीजें लिखी है, तो ये आप लोग को प्रीएम्बल बता देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं। हमारी कंट्री में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, और ये जो संशोधन था ये क्या क्या ऐड करके चला गया संविधान के अंदर में, तो याद रखिएगा 3 शब्द ऐड किए,
सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। जब यहां पर बात करते हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो इसको यहां पर बेसिकली किसके बीच में, तो यहां पर सोवरन और डेमोक्रेटिक के बीच में, यानी कि जब आप लोग यहां पर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सोवरन और जो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो इसके बीच में सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो नए शब्द ऐड किए, पहले हमारे संविधान में नहीं थे, ठीक है। इसी के साथ में जो नया शब्द ऐड किया गया यहां पर, तो यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो यहां पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड कर दिया इसमें, यानी कि पहले ओनली यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा हुआ था, अब क्या हो गया, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो गया। तो यहां पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये शब्द इस तरीके से ऐड किए गए। तो ये शब्द जो तीनों के तीनों ऐड किए गए, ये 42वां संशोधन के द्वारा ऐड किए गए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। तो यहां से इतने क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं आप लोगों से, जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको टॉपिक ही हो जाएगा एक छोटा सा, 5 मिनट लगेंगे, तो अब आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें थी। बाकी एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। बेसिकली हमारी कंट्री कैसे बोल रहा हूँ ये तो इंटरनेशनल लेवल के हो गए, काश हमारी कंट्री को मिल जाते दोनों यार मतलब कभी कभी ना चीज़ें फील होती हैं। तो पहले टाइम पे देखो यार कितने सारे अच्छे अच्छे अवार्ड हम लोगों को मिले हुए हैं, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पे मतलब आज के डेट में लोग जो हैं एक अलग ही डायरेक्शन में है, ठीक है। हमारी कंट्री का जो यूथ है ना, वो आज के डेट में एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब टाइम वेस्ट करना, एक तरीके से किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस न देना, फालतू की चीज़ों में लगे रहना। एपीजे अब्दुल कलाम सर हमेशा ये बोलते थे, अगर आप लोग को अपनी जिंदगी में क्या करना है तो आप लोग को ये देखना चाहिए कि आज की डेट में आप लोग किस तरीके से चाहते हैं कि आप लोग के जाने के बाद में ये दुनिया आप लोग को याद रखे। सोचिएगा इसके बारे में 1 मिनट के लिए, मतलब कि ये दुनिया आप लोग कैसे चाहते हैं, दुनिया आप लोग कैसे याद रखे, कि आप लोग क्या थे, कि हाँ ये इंसान चला गया इस धरती पर से आकर, ये क्या था, इंसान इस धरती पर क्यों आया था, ये तो ऐसा क्या चाहते हैं आप लोग कि आप लोग सोचे कि बैठ के अच्छा मुझे इस चीज के लिए जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्या चेंज कर आप लोग यहां से जाना चाहते हैं। अगर ये चीज डेली आप लोग अपने माइंड में घुमाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग अपने गोल को बेसिकली समझ पाएंगे कि आप लोग करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। पर लेकिन ये आसान भी नहीं है जितना अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आप लोगों को अपने जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, तभी ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोग समझ पाओगे। तो इसलिए हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते रहो कि आखिर क्यों आए हो इस धरती पर, कुछ तो करने आए होगे ना, और वो करना क्या है तो उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अभी क्या किया गया यहाँ पर, नोबेल प्राइज देखने को मिले मेडिसिन के फील्ड में। तो पहले नोबेल प्राइज यहाँ पर अनाउंस किए गए 2020-21 के। तो ये जो नोबेल प्राइज दिए गए दोनों यूएसए को दिए गए हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं दोनों पर्सन जिनको दिए गए हैं। तो एक का नाम है डेविड जूलियस, पहला पर्सन जो है एक का नाम है डेविड जूलियस। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं ना, इसका मतलब नहीं दोनों ने मिलकर काम किया है, दोनों इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, मिलकर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया है, ठीक है। और नेक्स्ट का यहाँ पर नाम है, इनका नाम है अर्देम पट्टापाउलियन, ठीक है। तो यहां पर इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, पट्टापाउटियन, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि क्या अभी जो आप लोगों के प्रीलिम्स आ रहे हैं, रिसेंटली अभी एग्जाम है जो आप लोगों को, उसके अंदर पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। वहां पर आप लोगों से 2019 और 2020 के जो नोबेल प्राइज है उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियो है आप लोगों के लिए अवेलेबल ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको जाकर देखिएगा। कुछ अगर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं तो यहां से आप लोग क्वेश्चन बन जाएगा, ये याद रख सकते हैं। अगर नोबेल प्राइज के बारे में बात करें तो किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन बोलते हैं इसको, ठीक है, फिजियोलॉजी आप लोग बोलते हैं वैसे, लिटरेचर, पीस। तो यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये स्टार्टिंग से ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो 1985 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा यहां पर बेसिकली अपनी टेस्टिमनी जो थी उसमें जो भी पैसा उनका था उसको बेसिकली शेयर करने की बात की गई। तो उसका ये बेसिकली एक अमाउंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो यहां पर नोबेल प्राइज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पर 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया। और 1968 में अगर आप लोग बात करें स्वीडन के बारे में बात करें तो स्वीडन के जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा इकोनॉमिक साइंस के लिए भी प्राइज स्टार्ट किया गया, ठीक है, मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। यानी कि पहले यहां पर ये आप लोगों को इन कैटेगरी में देखने को मिलता था, जब नेक्स्ट 30 कैटेगरी ऐड की गई तो ये बाद में ऐड की गई 1968 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कंफ्यूजन कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। स्वीडन और नॉर्वे दो ऐसे देश हैं जो कि नोबेल प्राइज प्रोवाइड कराते हैं। सारे नोबेल प्राइज बस पीस प्राइज को छोड़कर स्वीडन देता है और बाकी का पीस प्राइज जो है वो यहां पर नॉर्वे देता है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया आप लोगों के सामने। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हमारे देश में आज तक किस किस फील्ड में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है, ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा जाकर, और क्वेश्चन जो भी पूछता हूं यार उनके आंसर दिया करो जरूर, ताकि आप लोगों को भी एक बार लिख कर देख लेंगे ना चीजों को, तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। मैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेंड किया था एक बच्चे ने मुझे, देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर आप लोग देकर आया करो उसको सेंड जरूर किया करो, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते रहेंगे उसमें से मैं क्वेश्चन उठाता रहूंगा, आप लोगों के साथ में डिस्कस करता रहूंगा, ओके।
अब ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला कौन सा राज्य है जिसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बताइए कौन सा राज्य है इसमें से? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। बात की जा रही है इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड किसको बोलते हैं? तो ये किस में आया, ये आप लोग को बताना है। हैमर थ्रो में आया, डिस्कस थ्रो में आया, जेवलिन थ्रो में आया या फिर शॉर्ट पुट में आया? तो ये यहां पर बोला गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसी के साथ में फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है जिसमें रिसेंटली अभी यहां पर सैटेलाइट फोन को यूज करने की बात की गई है? ये है बांदीपुर, साइलेंट वैली, पेंच और या फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काजीरंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम सारी चीजें जो है मैं आप लोग की जो नैनो मैगजीन आती है उसमें ये सारी चीजें कवर कर चुका हूं, जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग की होती है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग देखिएगा, आप लोग इनके आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, फिर आप लोग ये बताइए मैंने पढ़ाए हैं या फिर नहीं पढ़ाए हैं। तो क्वेश्चन पेपर जब आप लोग उठाकर देखोगे ना, मैक्सिमम चीजें आप लोग की कवर हुई मिलेंगी वहां पर। भले ही मैं स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूं, पर लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन हो गया, कवर करा रखा है। होनो पर अफ्रीका पता नहीं कितनी बार आप लोगों को, ये बोल्ड ऑपरेशन तो आप लोगों को कई बार कवर करा दिया, इवन जो रिविजन की वीडियो आएगी उसमें भी आप लोग कवर करा दिया है। तो ये इतनी बार कवर करा चुका हूं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाला। तो बताइए यहाँ पर बोल्ड ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? बोला जा रहा है प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये लॉन्च किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। एम क्या है? जो बैम्बो बेस्ड ग्रीन पैच क्रिएट करना है, खासकर एरिड और सेमी एरिड जो लैंड है उसके जोन में, ठीक है। ये अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों से बात की थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है? जिबूती, सोमालिया, एरिट्रिया या फिर केनिया? तो सही आंसर बताइए क्या है। तो आप लोग इस तरीके से अगर देखेंगे ना, आप लोग कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैक्सिमम आप लोग की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कवर कराई गई हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ूंगा और आज का जो एडिटोरियल वाला पोर्शन होगा उसमें आप लोग के कुछ आर्टिकल तो इतने शानदार हैं कि आप लोगों को सुनकर मजा आ जाएगा, ठीक है। मुझे बनाने में मजा आया तो आप लोगों को सुनने में मजा आएगा। उनके ऊपर नजर डालते हैं एक कर। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने अब तक आप लोगों को बताई जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है, ये बेसिकली बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। अभी हुआ क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को पता है, कई सारे किसान जो है उनकी डेथ हो गई। यहां पर बेसिकली यहां पर यूनियन जो मिनिस्टर थे स्टेट जो यहां पर उनके गाड़ी के नीचे कई सारे किसान जो है वो कुचले गए, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में किसान जो है काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि हमारी कंट्री में फार्मर जो प्रोटेस्ट किया था वो यहां पर बेसिकली किसान विरोधी जो ये बिल लाए गए थे तब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो ये जो बिल है ये 3 फार्म बिल लाए गए थे। एक को बोलते हैं यहां पर द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड जो कॉमर्स यहां पर प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट लाया गया 2020 का। इसी के साथ में फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट लाया गया 2020 का। द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट 2020 लाया गया। तो ये यहां पर इनके खिलाफ यहां पर बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया। रीजन क्या था? क्योंकि इनके द्वारा अलग अलग ट्रेड एरिया, ट्रेडर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और मार्केट फ्री, ये बेसिकली इनके द्वारा चीजें क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जिससे किसानों को ये लगने लगा कि ये मंडियों को बर्बाद कर देंगे। और मंडियों के ऊपर किसान काफी डिपेंडेंट होते हैं, तो मंडियां जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलती हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, 7th शेड्यूल के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर जो आता है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और बिल था यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें चली थी कि सब्सिडी भी खत्म करने की बात की जा रही है बिजली के ऊपर, जिसकी वजह से किसानों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चलता हुआ आ रहा था। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में बेसिक चीजें जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि पता होना चाहिए आप लोगों को कि देश के अंदर चल क्या रहा है। तो उसी के चलते अभी दिक्कत हो गई कि कई सारे किसानों की जो है यहाँ पर जान चली गई। तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को इलेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसी के चले मतलब उसी के लिए तैयार भी चल रही है। तो अभी बहुत सारी और ऐसे इशू आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। तो ये बेसिक चीजें कम से कम पता रहना चाहिए सोसाइटी में चल क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो यहां पर ये जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये जो आर्टिकल है काफी प्यारा आर्टिकल बेसिकली लिखा गया है यहाँ पर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कभी अभी आप लोगों ने देखा G20 हो गई, कोई नेटो हो गई, कोई G77 हो गई, कोई G7 हो गई, कोई सार्क हो गई, कोई यहाँ पर NSG ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा, AU KUS हो गया, क्वाड हो गया। ये इस तरीके से ना आप लोगों को दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। क्या रियलिटी में हमारे लिए फायदेमंद है? इनके बारे में क्या हम लोग को इनको ज्वाइन करना चाहिए? तो इसके बारे में आर्टिकल है, बेसिकली बड़ा प्यारा आर्टिकल मुझे लगा पर्सनली। तो कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर जानने को मिलने वाली है इसके बारे में। ये जो नीचे वाला आर्टिकल है इसमें तो मैं आप लोगों को एक तरीके से ऐसे तरीके से कवर कराऊंगा कि आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे। इतना शानदार तरीके से आर्टिकल कवर कराने वाला हूं ताकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिसेंटली, अभी जैसे स्टेट पीसीएस के मैंने पेपर देखे थे उसमें भी, तो वो भी सारे आप लोग यहां पर कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कवर करूंगा काफी डिटेल के अंदर, ठीक है।
यहां पर जो बात की जा रही है, अभी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहां पर अभी जीत कर आ गई हैं। वो जो भाबिनी, शायद क्या था, भाबिनीपुर सीट थी आई थिंक, ठीक है, भाबिनीपुर थी ना शायद, हाँ भाबिनीपुर सीट थी, यहां से वो जीत कर आई अभी। पहले हार गई थी वो, तो ये तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। बाकी मैं आप लोगों को बोलता हूँ ये 3 आर्टिकल जरूर याद रख लेना, चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आता है, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आर्टिकल 163 है, यहाँ पर बात करता है एक गवर्नर होना चाहिए, और गवर्नर को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने के लिए चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर गवर्नर होगा तो यहाँ पर उसको एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए बोला था कि एक चीफ मिनिस्टर भी देश के अंदर होना चाहिए राज्य का, ठीक है, ये बोला गया। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर जो है अपने सेनापति जो भी है उसके, वो उनको अपॉइंट करेगा अपनी सेना को, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके बोलने पर अपॉइंट करेगा। अब यहां पर 167 क्या बोलता है कि बात होती रहनी चाहिए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच का जो लिंक है वो चीफ मिनिस्टर होता है, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। अभी आर्टिकल जो है ये 164 यूज किया जाता है यहां पर, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इस पोस्ट पर बैठता है, ठीक है। तो अभी यहां पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बात की वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो बेसिकली आप लोगों को कई सारी बातें बता के जाएगा। ये बात कर रहा हूं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट जो है अगर उसको आप लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री में जो घटता जा रहा है फॉरेस्ट कवर, और इसके चलते आप लोगों को कई सारी बातें देखने को मिलेगी जो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या क्या बातें होंगी, पहले मैं आप लोग कुछ डिफरेंट और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखिए आप लोग पहले, प्रोविजन क्या है फॉरेस्ट के बारे में। अगर हमारे संविधान में आप लोग जाएंगे तो फॉरेस्ट कहां पर रखा गया है, तो फॉरेस्ट को रखा गया है 7th शेड्यूल के अंदर। यहां पर बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 1976 में। उस टाइम पर क्या किया गया, पहले यहां पर जो फॉरेस्ट था वो स्टेट लिस्ट के अंदर में था, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट से यहां पर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे एजुकेशन था। एजुकेशन को आप लोगों को पता है पहले स्टेट लिस्ट में था, और उसको फिर कहां डाल दिया गया, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ये भी काम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया 1976 में। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ये जो ऐसे सब्जेक्ट है ना, इन पे अकेला स्टेट काम नहीं कर पाएगा, हमको मिलकर काम करना पड़ेगा उनके साथ में, तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है ये ट्रांसफर कर दिए गए। तो फॉरेस्ट भी एक ट्रांसफर किया हुआ सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड, ठीक है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो आगे भी उसको दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी में जो यहां पर आर्टिकल 51A के जी में आप लोग जाएंगे तो यहां पर ये क्या बोलता है, ये बोलता है फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन की कि प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव, एक तरीके से इंप्रूव करना नेचुरल जो हमारी नेचुरल जो इन्वायरमेंट, और इसी के साथ में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ होती है। तो ये देखिए ये तो हो गया बेसिकली अमेंडमेंट करके यहां पर लाया गया। अब ड्यूटी भी बना दी आप लोगों की कि आप लोगों की ड्यूटी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कंट्री में कौन से संविधान के द्वारा ऐड की गई थी, कई बार बता चुका हूं, बताइए, और यहां पर किस ईयर में ऐड की गई थी, ठीक है। ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटी 51A इसके बारे में बात करती है। अब यहां पर एक है डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ये कहां पर आता है, ये पार्ट 4 में आता है। और आर्टिकल कहां से कहां तक रहता है, याद रखिएगा यहां पर आर्टिकल बेसिकली 12 से लेके कहां तक रहता है, 12 से, देखिए आप लोगों को ना ये सारे ना, अगर आप लोग उनको याद रखेगा, जैसे कि पार्ट 3 में क्या आ गया, ठीक है, तो फंडामेंटल आप लोगों के राइट आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे चलेगा तो फंडामेंटल आप लोगों को बेसिकली डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी देखने को मिल जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट कहां से है, पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर 36 से लेकर 51 तक आप लोगों की डीपीएस पे जाते हैं, तो उसके बीच में 48 यानी कि 48 आर्टिकल आता है। तो 48वां जो अनुच्छेद है ये बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं। उसमें क्या बोला गया कि स्टेट बेसिकली एक तरीके से क्या करेगा, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट, सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यानी कि हमारी ड्यूटी भी बना दी और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बना दी, आप लोगों को इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये संविधान में अगर कुछ संविधान का कुछ एंगल लिखना चाहते हैं फॉरेस्ट कवर के बारे में, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाएगा और उसके बारे में याद रखेगा। अब आर्टिकल की ओर चलूंगा, बेसिकली क्या क्या बातें बोली गई हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। आर्टिकल में तो बेसिकली ये बोला गया है, देखो यार आज के डेट में अगर फॉरेस्ट कवर आप लोगों को कवर करना है ना, बढ़ाना है, तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंसिंग लानी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ में इंसेंटिव देना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा काम करने के लिए, वरना फॉरेस्ट कवर जो है वो ऐसे नहीं बढ़ने वाला है। हमारी कंट्री में फॉरेस्ट कवर कितना है, ये 24.56, ये याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। टोटल अगर एरिया आप लोग बात करेगा तो 7,12,249 यानी कि 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री का 21% है। पर लेकिन 2.89% क्या यहाँ पर ये आप लोगों को ट्री देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है वो है 24%, जिसमें फॉरेस्ट कवर है 21% और ट्री। फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे कि बहुत गाढ़े घने जंगल हो गए, ठीक है। पेड़ क्या होता है, इंडिविजुअल आप लोगों के घर में भी पेड़ होगा, जैसे गांव में मेरे घर में पेड़ थे, मैंने आप लोगों को एक वीडियो वी टॉक्स वाले चैनल पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी,
मैंने बोला था ना कि घर पे जाके शांति मिलती है, एक छोटी सी वीडियो मैंने जो वीड टॉक्स वाला हमारा चैनल है उसके ऊपर मैंने डाली थी, तो वो दिखाता है। तो एक तरीके से आप लोग को देखने को मिला घर में, गांव में आप लोग कई सारे पेड़ देखने को मिल जाते हैं। शहरों में तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, बहुत सारे तो लोग फ्लैट में रहते हैं, पर लेकिन गांव में ये चीजें आराम से आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो वो जो इंडिविजुअल पेड़ होते हैं, कोई खेत में अलग पेड़ खड़ा हुआ है वो सारे, तो उनको काउंट किया जाए तो 2.89 हमारी कंट्री का टोटल एरिया। तो मोटे मोटे तौर पर याद रहेगा 3% हमारे जो कंट्री में जो अलग अलग ट्री हैं। तो इसलिए जब मैं आप लोग को बोलते हैं ना पेड़ लगाओ, तो कई सारे बच्चे जो है मुझे मेल भी करते हैं, ट्विटर पर भी टैग करते हैं पेड़ लगाने के बाद में, तो अच्छा लगता है। तो पेड़ जरूर लगाया करो, जब भी टाइम मिले, अपने बर्थडे पर लगा सकते हैं, कोई खुशी हो गई, एग्जाम क्लियर हो गया तब लगा सकते हैं, घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तब लगा सकते हैं, मतलब कोई भी रीजन ढूंढ लो यार। आज आप लोगों ने टेस्ट लगाया, अच्छा आप लोगों के नंबर अच्छे आ गए, पेड़ लगा देते हैं, चलो ठीक है, पेड़ लगा दिया, ब्लड डोनेट कर दिया, ये आप लोगों के दिल से चीजें आनी चाहिए, कोई फोर्स ना करे आप लोगों को, आप लोग खुद से इन चीजों को फील किया करो, ठीक है। 8% वर्ल्ड में जो भी फॉरेस्ट कवर है, फ्लोरा एंड फ्यूना है हमारी कंट्री में, सॉरी दुनिया में जितना भी है उसका 8% हमारी कंट्री में फ्लोरा एंड फ्यूना देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जीव जंतु, ठीक है। तो ये फ्लोरा एंड फ्यूना। नियरली 18% टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है हमारे देश में, यानी कि पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है हमारे देश में उसका 18% आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो 3 कैटेगरी में जब आप लोग देखोगे तो ऑल लैंड जो है कवर की जाती है यहाँ पर लगभग 70% और ऊपर। यहाँ पर जो बेसिकली मॉडरेटली डेंस में ऑल लैंड विद जो कैनोपीज ट्री होती है उनकी डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी 40 से लेकर 70, और यहाँ पर डेंसिटी देखने को मिलेगी 10 से लेकर 40। तो सबसे ज्यादा जो कवर है हमारी कंट्री के अंदर अगर आप लोगों से पूछे तो कौन से ज्यादा देखने को मिले, तो मॉडरेटली डेंस, यानी कि ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, और ओपन फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आए तो याद रखना, और बाकी घास फूस वाले जो छोटे छोटे वो देखने को मिलेंगे 1.4%। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरिया या फिर परसेंटेज वाइज लगाने के लिए आ जाए तो दोनों मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ूंगा, यहां से आप लोग कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर जानने को मिलेगी। और अगर स्टेट पीसीएस की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर है महाराष्ट्र। इनमें से आप लोग किस राज्य के अंदर आते हैं आप लोग बताइए। अगर आप में से कोई से राज्य के अंदर आते हैं तो याद रखना जरूर खासकर, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकता है। तो मोस्ट फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है, ठीक है, बात की जा रही है टॉप 5 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो मोस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज, यानी कि जितना उनका एरिया है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर राज्य है उसका ये एरिया है, उसके कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर है ये पूछा गया है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर राज्य कितने फॉरेस्ट, ये तो बोला गया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है। अब एक राज्य का एरिया का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट है, तो लक्षद्वीप में जो टोटल फॉरेस्ट है उसका 90 टोटल एरिया उसका 90% फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। मिजोरम में 85%, अंडमान निकोबार में 81%, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 79 और मेघालय में यहाँ पर 76, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम इनका एक है, ये इनका फॉरेस्ट कवर है, इनके इतना इनका जितना एरिया है उसमें मैक्सिमम एरिया में आप लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। तो यहाँ पर 76 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 79 और यहाँ पर 81, यहाँ पर 85 और यहाँ पर 90, ठीक है। तो 90, 85, 91, 79 और 76। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों से पूछ लिया जाता है, अगर बात करें स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फॉरेस्ट कवर जो लेस देन 10%, ठीक है, उनके ज्योग्राफिकल एरिया का काफी कम है। यहाँ पर लद्दाख में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और बिहार में। यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे कम फॉरेस्ट कवर लद्दाख में है, ठीक है, यहाँ पर, और फिर हरियाणा में है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। फॉरेस्ट कवर की जब आप लोगों से बात करो तो दलदली वाले जो फॉरेस्ट होते हैं जिनको मैंग्रोव आप लोग बोलते हैं, उसके बारे में बात करें तो 24 नॉर्थ से यहाँ पर 38 साउथ तक ये बेसिकली लैटिट्यूड है जहां पर आप लोगों को ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो सबसे ज्यादा जो दलदली फॉरेस्ट है ये मैंग्रोव है, याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल में कहां पर है, ये सुंदरवन जो डेल्टा है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर सुंदरी ट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और गुजरात के अंदर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार। तो ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोगों से यहां पर बात की जाए तो कितना प्रतिशत हमारा जो फॉरेस्ट कवर नॉर्मली होना चाहिए, तो 30% भी बोला जाता है और 33% भी बोला जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं एक अच्छा माहौल बना रहे पृथ्वी के ऊपर तो कम से कम 33%, यहां पर इसलिए बोलते हैं कि 33% वुमेन को रिजर्वेशन देना, ठीक है। तो मतलब कहने का यह कि ये चीजें इतनी होनी चाहिए कम से कम, अगर एक बैलेंस बनाना है तो यहां पर तभी जाकर आप लोग जो भी हमारा जो पृथ्वी के ऊपर आप लोगों को जो एक तरीके से ना क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वाटर रेगुलेशन देखने को मिलेगा, या फिर जो कोई भी साइकिल चल रही है वो कंप्लीट होती है, तो उसके लिए जरूरी है। हमारी जो एक रिपोर्ट है यहां पर बोलते हैं द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ये प्रस्तुत की गई। तो इसके चलते बोला गया अराउंड 42 मिलियन जो हेक्टेयर फॉरेस्ट है वो खत्म हो चुके हैं, डिफोरेस्टेशन हो चुका है, इनके पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, काफी ज्यादा डिग्रेडेड चीजें हो चुकी हैं। नियरली 178 मिलियन हेक्टेयर जो है यहाँ पर ये ग्लोबली डिफोरेस्ट हुआ है 1990 से लेकर 2020 के बीच में, यानी कि 30 साल में इतना हम लोगों ने खत्म कर दिया फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 4.69 मिलियन हेक्टेयर के करीब हम भी यहां पर खत्म कर चुके हैं 1951 से लेकर 1995 तक का, और अभी तो फिलहाल और भी ज्यादा हम लोग काट चुके हैं। तो इस तरीके से भी इनके बारे में आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएं कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया क्या है और अनप्रोटेक्टेड एरिया क्या है। तो क्या है मतलब इनके बेस पर रहता है कि कितना एक्टिविटी वहां पर अलाउ है। जिस फॉरेस्ट को हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट बोल देते हैं तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बेसिकली ये टैकल किया जाता है और नो पब्लिक एंट्री, इसके अंदर पब्लिक एंट्री नहीं होती है। तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों का लगभग 4,34,853, यानी कि आप लोग इसके बारे में याद रखें सबसे ज्यादा है रिजर्व फॉरेस्ट हमारी कंट्री में। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया कहां है, जहां पर लोकल जो लोग रहते हैं उनको अलाउ किया जाता है, पर लेकिन गवर्नमेंट फिर भी ध्यान रखती है, तो ये इससे कम है। और अनप्रोटेक्टेड एरिया जिसको कोई प्रोटेक्ट ही नहीं करता है, कोई जाकर कुछ ही करो यहाँ पर, चाहे जानवर चुकाओ चाहे, ठीक है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ट्री एंड ग्रेजिंग, तो आप लोग कर सकते हैं। सबसे कम एरिया ये है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ये भी आ जाए तो यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारी कंट्री में फॉरेस्ट कवर है इतना, और मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें बता दी। ये चेक किसके बेस पर करते हैं, तो याद रखिएगा इसरो का सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं यहां पर रिसोर्स सेट सैटेलाइट 2। तो ये है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेस पर ये चीजें हम लोग चेक करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर है, तो ये वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब शब्द मैंने वेस्टर्न घाट यूज किया है तो आप लोगों के माइंड में तुरंत राज्य आ जाने चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहां पर गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है और केरला आता है। याद रखेगा तमिलनाडु भी आता है, कुछ पोर्शन यहां पर तमिलनाडु का, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जो वेस्टर्न घाट के अंदर में आते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को वेजिटेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिक चीजें जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ में बात करें यहां पर नेक्स्ट मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है। और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा हो जाता है एरिया, तो नॉर्थ ईस्ट आप लोगों को पता ही है, ये एरिया नॉर्थ ईस्ट का हो गया। तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा नेक्स्ट अगर नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो ये सैटेलाइट का नाम मैंने बता दिया। बाकी कर्नाटक का हाईएस्ट ट्री जो स्पीसीज देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो पेड़ पौधे हैं, तो आप लोग देखिएगा यहां पर कर्नाटक के अंदर इनके सबसे ज्यादा जो अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं वो कर्नाटक के अंदर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये आप लोगों का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल के अलावा मैंने पूरा टॉपिक इस तरीके से कवर आप लोगों का कर रहा हूं यहां पर ये, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे, क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसके बेस पर, वरना आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं अब मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। जो आर्टिकल में बातें बताई गई हैं, कुछ तो बातें आर्टिकल की मैंने आप लोगों से जो डिस्कस की वो थी बेसिकली यहां पर स्टार्टिंग में जो मैंने कुछ बातें डिस्कस करी वो ये वाली आर्टिकल के अंदर बातें थी। अब यहां पर कुछ बातें आर्टिकल की आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां से, ठीक है। आर्टिकल में ये बोला है कि बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज हैं, पर फिर भी हम लोग फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसको हम लोग कैसे सुधारना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज होती जा रही है। तो यहां पर प्राइम जो रीजन बोला गया फॉरेस्ट जो यहां पर रिस्टोरेशन एक्टिविटीज के बारे में अगर बात करते हैं तो अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन जो डिकेड है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, उसके द्वारा 2020-21 से लेकर 2030 तक का ये बेसिकली एक डिकेड क्रिएट किया है कि हम लोग को क्या करना है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को इंप्रूव करना है और ह्यूमन की जो कम्युनिटी है उनको बेसिकली इनहेंस द ह्यूमन कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये भी काम यहां पर किया जाएगा 2021 से लेकर 2030 तक का। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बोला गया है। इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया बोन ये चैलेंज, बोन चैलेंज जरूर याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बता देता हूं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ये बोन चैलेंज क्या है, यहां पर बोन चैलेंज ये है बेसिकली जो डिग्रेडेड लैंड होती है, यानी कि ऐसी लैंड जहां पर कुछ भी उगना बंद हो चुका है, तो उसको बेसिकली एक तरीके से प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करना, यानी कि बंजर जमीन हो चुकी है फिर से उस जमीन को हरा भरा करना, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये बोन कहां पर है, ये बोन है जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी के अंदर यहां पर एक कन्वेंशन हुआ जहां पर मिलकर सब बैठे, तो उनके द्वारा बोला गया कि 150 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको जो कि डिफॉरेस्ट हो चुकी है, ठीक है, बेकार हो चुकी है, उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा 2020 तक का, ये टारगेट था। फिर बोला जब ये कवर हो जाएगा फिर यहां पर 350 मिलियन हेक्टेयर हम लोगों को कवर करनी है 2030 तक का। तो ये टारगेट किसका है, ये बोन का है यहां पर बेसिकली, यानी कि अपनी हड्डियां अगला कर चाहे कुछ भी करो, ये चीजें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। तो यहां पर जर्मनी के साथ में मिलकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा 2011 में ये टारगेट रखा गया था। तो काफी प्रोडक्टिवली इन चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर बात करें फर्स्ट एवर जो कंट्री की प्रोग्रेस देखो तो 9.8 मिलियन यहां पर इसके हिसाब से इंडिया जो है वो रिकवर कर चुके हैं 2011 से, यानी कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। और इसी के साथ में कंटिन्यूअसली जो यहां पर डिग्रेडेशन और डिफोरेस्टेशन वाली चीजें उसको भी टैकल करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में, पर लेकिन जितना अच्छा एक प्रयास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें अभी कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए
बढ़ेगा और पोवर्टी गरीबी को भी घटाने की बात की जा रही है। और कोविड-19 आप लोगों से पूछे ना, कोविड-19 क्या डिफोरेस्टेशन पर इंपैक्ट डाल सकता है, फोरेस्टेशन पर? जी हाँ, देखिए अगर कोविड-19 की इंपैक्ट जिस तरीके से पड़ रहा है तो बहुत सारे पेड़ पौधे कटते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल सके। तो इंडायरेक्ट वे में ये भी इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट काफी डालेगा। तो एलिमिनेट करनी है पोवर्टी, तो यहाँ पर बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को काटने की कोशिश की जाती है, तो काफी ज्यादा दिक्कत है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो है पैसा। बिना पैसे के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बेस्ट पैसा जो है वो बेसिक नीड है। पर लेकिन हाँ, पैसा आप लोगों को एक हद तक ही खुशी देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जिंदगी में 60-70 हजार रुपए कमाने हैं पर मंथ कम से कम, तो आप लोगों को जब 60-70 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोग बोलोगे चलो यार 1-1.5 लाख कमा लेते हैं। अगर 1-1.5 लाख भी मिलना आप लोगों को स्टार्ट हो गए, तो एक टाइम पर आप लोग को पैसा जो है वो एक तरीके से मजा देना, खुशी देना एक तरीके से आप लोग को बंद कर देगा। फिर ये लगने लगता है कि यार पैसा ही तो है, ठीक है, पूर्ति हो रही है, सारी चीजें हैं, गाड़ी भी है, मकान भी है, बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर में सब कुछ है, मम्मी पापा की सबकी देख रेख की जा रही है, तो फिर आप लोगों को ये लगा पैसा किसी मतलब का नहीं है, कुछ और होना चाहिए जो थ्रिल करे। और वो सबसे बेस्ट चीज है कि सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हैं। वहां से फिर आप लोगों को थ्रिल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब लोग आपकी वजह से सक्सेस होते हुए नजर आएंगे, जब आपकी वजह से लोगों को फायदा होता हुआ नजर आएगा, तो वो वाली जो थ्रिल है ना, वो वाली थ्रिल आप लोगों की कभी नहीं मरेगी, अगर आप लोगों को एक बार उसकी लत लग गई। और वो आप लोग को हमेशा एक जीवित, एक धोनी कहते एक जिंदा दिल इंसान आप लोग को बनाए रखेगी। तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो बेसिक पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो जरूरी है। तो इसके चलते हम लोग चीजों को रिस्टोर कर पाएंगे। एक्टिव अगर अप्रोच के बारे में बात करें, या एक्टिव अप्रोच ऑफ रिस्टोरेशन के बारे में बात करें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्री प्लांट करने वाली जो अप्रोच है, यहाँ पर कम्युनिटी के बेस पर आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब मिलकर आए, पर कॉस्ट इंसेंटिव है, यहाँ पर ये कॉस्ट इंटेंसिव देखने को मिलेगा। यानी कि कोई भी अगर पेड़ लगाना है तो उसके लिए पैसा देना है, ठीक है। कई बार पेड़ जो है वो उग नहीं पाते हैं, उनको कोई तोड़ फोड़ कर चला गया, तो चीज देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर वो आगे आता ही नहीं इसमें काम करने के लिए। 2% ओनली यहाँ पर कॉर्पोरेट से यहाँ पर सपोर्ट मिलती है। अगर ये अच्छे से काम करे तो काफी कुछ हो जाए। तो इंगेज करना पड़ेगा गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे हमारा परिवार एसएलवी है, अगर एक एक भी पौधा लगाए हम भी, तो लगभग आप लोग देखने को मिलेंगे लाखों पौधे लग जाएंगे जरा सी देर में। पर वही है कि जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को, अब उनमें से कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना वीडियो को, मैंने बोला कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग रिवीजन कर लिया कीजिए। तो कुछ लोग रिवीजन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं ना, कुछ पढ़ लिया जो आप लोगों ने, किसी को पढ़ा दो, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ाएंगे। तो पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। तो जो बोलने पर कुछ काम करते हैं, जिनको लगता है कि ये काम कर लेना चाहिए, तो वो रिजल्ट भी देते हैं आगे चलकर। पर लेकिन जो एक तरीके से जिंदा लाश है, जिनको कुछ भी बोल लो, बस करना नहीं है, बस उनकी तो चल रही है कि उन्हें कि आप लोग यहाँ क्यों आए, भाई साहब सब जा रहे थे, आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो यार, बहुत सारे बच्चे देख रहे थे, उन्होंने बोला बहुत फायदा होता है एग्जाम में, मैं भी देख लेता हूं। अगर इस वाली पैटर्न में आप लोग चलते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आप लोग के अंदर से आना चाहिए यार कोई काम करने के लिए, कि हाँ ये काम करना है। इसी को कहते हैं जिंदा इंसान। वरना उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से मुर्दा पानी के बहाव में बहता है। अगर आप लोग के अंदर से वो चीजें नहीं आ रही है, तो मुर्दे की तरीके से जिंदगी आप लोग जीते हुए नजर आओगे। तो इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठो और प्रोडक्टिव लाइफ को सोचने की कोशिश करो, ठीक है। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। बोला यह गया कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की बात की गई। कई सारी नई नई ऑर्गेनाइजेशन भी निकल कर आई। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से बात की थी यहाँ पर AU KUS के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया जो है ये दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आज के टाइम बन चुका है। पर रियलिटी में क्या ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, क्या ये रेशनल है, क्या ये प्रोडक्टिव है, इसके बारे में अगर बात करें तो उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हुआ क्या, AU KUS आया, बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया कि हाँ यार बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऑस्ट्रेलिया, UK और USA ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। क्वाड आया, क्वाड के बारे में बात करने लगे कि हाँ USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। पर रियलिटी में अगर आप लोग इन ऑर्गेनाइजेशन को देखो, जिस लिए बनाई गई है, क्या उतना प्रोडक्टिव काम कर रही है? बनाई तो यहाँ पर सास भी गई थी, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन बनाई गई थी ना, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो याद रखिएगा ये सास के मेंबर है, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसकी मीटिंग होते टाइम यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया कि पाकिस्तान पहले इंडिया के साथ में झड़प रहती थी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो अफगानिस्तान में भी तालिबान आ गया, अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगी? तो क्या ये प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बची हुई है? इसीलिए इंडिया ने क्या किया, बिम्स्टेक के ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया कि यार बिम्स्टेक को लेकर चलते हैं। ना तो पाकिस्तान है इसमें, ना अफगानिस्तान है। अब यहाँ पर सारे प्रोडक्टिव नेशन है जिनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है। तो बिम्स्टेक में कौन आता है? तो याद रखिएगा जब G20 के बारे में पूछ लिया आप लोगों से मेंबर, तो ये सार्स और ये बेसिकली बिम्स्टेक, ये तो बहुत छोटी बात होगी, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन मेंबर है यहाँ पर? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, और यहाँ पर एक इंडिया हो गया। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 7 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर 8 मेंबर देखने को मिलेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंटीग्रेशन करके कि हाँ चीजों को आगे लेकर चला जाएगा काफी अच्छे से। आने वाले टाइम में काफी कुछ फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर क्या रियलिटी में जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वो पर्पज यहाँ पर फुलफिल कर पा रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचिए और उसको देखिए फिर एक तरीके से एनालाइज करके कि किस डायरेक्शन में यहां पर चल रहे हैं।
अगर एक इंपॉर्टेंट बात है मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बन तो गई है, पर लेकिन उसमें जो ताकतवर कंट्री है वो अपनी दादागिरी चलाती है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को ब्रिक देखने को मिलेगी। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा ब्रिक का एक्रोनिम है यहाँ पर ये यहाँ पर इंडिया के द्वारा इसको चेयर किया गया, तो इसलिए भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कुछ और बेसिक बातें यहां पर हम लोग देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आ रही है, अगर आप लोग देखो तो हमारी कंट्री के द्वारा जब ब्रिक की लास्ट मीटिंग की थी यहां पर, कब 2016 में, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको चेयर किया। तो ये जो मीटिंग हुई थी हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइंट बिम्स्टेक को भी बुला लिया साथ में ब्रिक के साथ में, कि बिम्स्टेक यार आप भी आ जाओ, सास तो काम कर ही रहा है, इसी को चला लेते हैं आगे। तो इस तरीके से जो चेयर पर्सन रहता है उसके हाथ में पावर रहती है कि आप लोग कुछ करना चाहे तो उसमें डिफरेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई, याद रखिएगा ये 9 नवंबर को हुई, इंडिया के द्वारा यहां पर ये चेयर की गई न्यू दिल्ली में। तो यहां पर इसमें हम लोगों ने क्या किया, ब्रिक गेम के बारे में बात की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिक गेम के बारे में बात की कि आगे चल के जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ऐसे ब्रिक गेम भी होने चाहिए। ठीक है, चाइना सारे मेडल उठा के ले जाएगा, वो वहीं पे नहीं छोड़ रहा है ओलंपिक में, ब्रिक में क्या छोड़ेगा तो एक तरीके से कंपटीशन अच्छा बनेगा तो अच्छा है, चलिए जो भी है। तो अभी बेसिकली बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि ये एक तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नेक्स्ट जो ब्रिक की मीटिंग होने वाली है कहां पर होगी, वो चाइना के अंदर होगी 2022 में। अब यहां पर ये जो आप लोग देखिए 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 24% ग्लोबल की जीडीपी है और ट्रेड 16% है ब्रिक कंट्री के अंदर। पर लेकिन सबसे ज्यादा दादागिरी किसकी चलती है, ये आप लोगों को मैक्सिमम चाइना की देखने को मिलेगी। चाइना ने क्या किया, जो वर्ल्ड है, जो दूसरी एक तरीके से वर्ल्ड है, उसका ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की ब्रिक को, यानी कि जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया उसने, जो कि संघाई में इसका हेडक्वार्टर, वो चाहता है कि वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव बन जाए। इसी के साथ में यहां पर ब्रिक कंटिजेंसी रिजर्व फंड बनाया, तो चाहता है आईएमएफ का ऑल्टरनेटिव बन जाए। तो ये खुद ऑलरेडी इस तरीके की चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ब्रिक है वो चाइना अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया। साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग से नहीं था, याद रखना 2010 में साउथ अफ्रीका इसके अंदर जुड़ा था, 2006 में ये ग्रुप बनाया गया था। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम याद रखते हैं, जिसका नाम था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नेल। ठीक है, तो इनके द्वारा बोला गया था ब्रिक जैसी कोई चीज होनी चाहिए 2011 में। तो देखिए बोलना, कथनी और करने में फर्क आप लोगों को नजर आएगा। बोलता तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलते, तो आप भी हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे सुबह शाम तक, पर लेकिन देखिए जब भी यहां पर मैं बोलता हूं कि आप लोगों को लिखना है टारगेट मॉर्निंग में कितना आप लोगों को अचीव करना है, पर लेकिन अचीव कितने कर पाते हैं सारे, तो देखिए जो कम से कम 10% भी अचीव कर रहे हैं ना, वो कुछ कर रहे हैं। जो बिल्कुल अचीव ही नहीं कर रहे हैं, जो लिख भी नहीं रहे हैं, उनका क्या बोल रहे हैं अब ये देखिए आप लोग। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी अलग अलग देखने को मिलेगी। यहां पर यही बातें समझाने की कोशिश की गई है। अभी यहां पर जो ग्रुप बनाया एयू केयूएस, यहां पर फोकस देगा इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर, ट्रांसफर करेगा न्यूक्लियर सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, यूएसए के द्वारा आज तक किसी और को भी क्या न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि पनडुब्बी ट्रांसफर की है? तो 1958 में 1958 में ग्रेट ब्रिटेन को ट्रांसफर की थी, और ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्री है जिसको पनडुब्बी ट्रांसफर कर रहा है। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर ओनली अगर बात करें आज तक 6 कंट्री ऐसी हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी मिला लेते हैं अगर, जिसके पास में खुद की ऐसी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इंडिया हो गई, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और चाइना हो गया। ये 6 कंट्री है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे ये और भी कई एरिया में काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब मुद्दों पर। तो राइटर घुमा फिराकर ये बोलते हैं कि जैसे उन्होंने एक ग्रुप के बारे में बारा, एक ग्रुप है जिसका नाम है 5I में कौन कौन है यहाँ पर, इसमें यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है यहाँ पर। ये कोल्ड वॉर 2 के टाइम, ये कोल्ड वॉर के टाइम पर बनाया गया था, 1946 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर चली, जब किसके बीच में, यूएसए और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के बीच में जब ये लड़ रहे थे एक दूसरे से, उस टाइम पर यहाँ पर ये ग्रुप बनाया गया। और इस ग्रुप ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने का बेसिकली मुद्दा किया, उसको मोस्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस अलायंस बोला जाता है। तो ये फायदेमंद है। पर लेकिन अगर सास हो गया, ये बिम्स्टेक हो गया, ये क्वाड हो गया, अगर इस तरीके से अगर ढंग से काम नहीं करें तो दुनिया भर के ये बनने का और इनके अंदर हमारी एंट्री करने का मतलब क्या रह जाता है, तो वो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यानी कि कोई पर्टिकुलर कंट्री जो अपने अपने फायदे के बारे में सोचकर आगे बढ़े, तो वो नहीं होना चाहिए। वैसे कहने के लिए अगर बात करें क्या क्या है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया, G2 से लेकर G77 तक का लगभग हंड्रेड्स ऑफ आप लोगों को ऐसे कई सारे ग्रुप, कई सारे मेंबर देखने को मिल जाएंगे। तो जो रीजनल अगर आप लोग बात करें यहां पर, तो मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव एक तरीके से रीजनल आइडियोलॉजी और एक तरीके से थेमेटिक एक तरीके से होमोजेनिटी। ठीक है, यानी कि आ तो गए हैं, मिल तो गए हैं, पर लेकिन रियलिटी पता नहीं है करना क्या है। आते हैं, चाय पीते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अलग अलग एरिया में जाकर मिलते हैं, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है, एक टूरिस्ट एक्टिविटी बन गई है कि आओ बैठो मजे करो और निकल लो। ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो बातें हुई थी 2015 में, वो बातें की गई थी। अभी 2021 में 5 साल 6 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं कहां पर, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में। ये कहां पर मिल रहे हैं,
26 के लिए ग्लासगो यूके के अंदर मिल रहे हैं। तो आप लोग देखिए 5 साल पिछले हम लोगों ने बस पार्टी किया, कुछ काम नहीं किया है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उनको कोई कॉमन गोल नहीं है तो अपने हिसाब से कोई ताकतवर कंट्री उसके अंदर होगा वो चलाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसके अंदर कोई एजेंडा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एजेंडा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि डिफिकल्टी ना हो आगे चीजों को लेकर चलने में। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो अलायंस जो ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, तो एक तरीके से इन चीजों को देखे ढंग से कि हाँ क्या काम हम लोग को करना है, ओके, उस तरीके से लेकर चले। ऐसा नहीं है कोई यूएस से आगे, कहीं चाइना आगे, कोई आगे, तो वहां पर उसके हिसाब से काम लेकर चल रहे हैं बस। ठीक है, जैसे कि क्वाड में देखो तो चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा कंप्लीटली, तो इंडिया भी वहां पर पार्ट बन रहा है उसका चलकर। ठीक है, आगे चलकर पता चला पैटर्न चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग को समझना पड़ेगा कि क्या कमिटमेंट है। तो बिना कमिटमेंट और बिना कॉमन कोज कि किसी एक कंट्री के लिए नहीं, यहां पर कॉमन कोज होना चाहिए जहां पर मिलकर काम करे। तो इंडिया को यहां पर एक तरीके से कंसीडर करना चाहिए कि दुनिया भर के ग्रुप में जो जुड़ना है, तो यहां पर एक रियलिस्टिक एक चेक देना चाहिए कि क्या रियलिटी में, अभी बोले ना कि यहां पर एयू के यूएस आ गया, इंडिया को पार्ट होना चाहिए क्या, तो इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट क्या आना है वो भी तो देखना है, या बस ऐसे ही बस पार्ट बनते जाना है। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पर। तो इसके बारे में ये बातें की जो कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर आ रहा है ये स्मोक टावर के बारे में। स्मोक टावर क्या है पहले आप लोग ये समझिए, और कहां पर अभी रिसेंटली लगाया गया, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मोक टावर कहां पर है ये भी आप लोग याद रखते हैं। सबसे ज्यादा स्मोक टावर है आज के डेट में चाइना के अंदर में। ओके, अब यहां पर कुछ बातें करता हूं। अभी हमारी कंट्री में दिल्ली में सबसे पहला स्मोक टावर लगाया गया, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। तो स्मोक टावर क्या है, बेसिकली ये पोल्यूशन को कम करने का काम करेगा, यानी कि पोल्यूटेड एयर जो है वो आगे जाएगी और फिर यहां से फिल्टर होकर ये एक तरीके से पोल्यूटेड एयर के बाद में प्योर एयर बाहर निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहां पर फिल्टर जो एयर फ्लो आउट होगा फिर यहां से प्योर एयर बाहर निकल कर आएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो लगभग ये जो टावर है इसको जो कॉस्ट आ रही है वो 20 करोड़ आ रही है इसको बनाने में, एक टावर को। तो यहां पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि अभी ऐसा टावर चंडीगढ़ में बनाया गया। ठीक है, और भी कई सारे एरिया में यहां पर इस तरीके से चीजों को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो राइटर इससे खुश नहीं है, उसका ये मानना है कि जितना पैसा आप लोग ये टावर बनाने में खर्च कर रहे हैं, जितना काम यहां पर आप लोग, जितना पैसा यहां पर इनके ऊपर आप लोग लगा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव चीजें आप लोग इनकी जगह कर सकते हैं। अब राइटर इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं तो वो ध्यान से सुनिएगा, वहां से आप लोग कुछ चीजें आप लोग को जानने को मिल सकती है। यानी कि स्मोक टावर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है राइटर के द्वारा। ऐसा अगर मैं बोलूं तो ये कोई एक तरीके से ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ गलत बात है। ठीक है, तो यानी कि राइटर जो है वो यहां पर स्मोक टावर वाली चीज से ये खुश नहीं है। तो अगर एक स्मोक टावर 25 करोड़ रुपए की यहां पर लग रही है, और हमारी कंट्री में दिल्ली, चंडीगढ़ और इवन बेंगलुरु के अंदर भी यहां पर स्मोक टावर की बात की, दिल्ली, चेन्नई, याद रखिएगा दिल्ली, चंडीगढ़ और बेंगलुरु। ठीक है, तो यहां पर अभी इनके भी इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। तो यहां पर कुछ बेसिक चीजें पहले बता देता हूं, वो क्या क्या है। जैसे कि अभी बात करें पोल्यूशन को कम करने के लिए, स्टेबल बर्निंग के लिए लगाया गया, और चाइना वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट स्मोक टावर रखता है। अब बात करें अगर क्यों ये चीजें स्टार्ट हुई हमारे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सीपीसीबी बोलते हैं जिसको, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि यार देखो कोशिश करोगे ये बेसिकली कम करना है पोल्यूशन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा काम किया गया, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा सबमिट किया गया प्रपोजल, जिसके चलते सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फिर स्टेप उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कम से कम 2 स्मोक टावर लगाओ। ठीक है, तो यहां पर पहला जो लग चुका है ये अभी यहां पर कनेड प्लेस के अंदर में दिल्ली में पहला टावर लगा, दूसरा लगेगा आनंद विहार। ठीक है, तो ईस्ट दिल्ली में लगेगा, ये बेसिकली 2 जगह हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पर कौन इसको लगा रहा है, यहां पर तो टाटा जो प्रोजेक्ट लिमिटेड है वो यहां पर काम कर रहा है। टेक्निकल सपोर्ट जो यहां पर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली से निकल कर आ रही है, डेटा एनालिसिस का सिस्टम भी। ठीक है, तो यानी कि हमारी आईआईटीज भी यहां पर मिलकर काम कर रही है। देखिए ये तो हो गया पोल्यूशन करने का इनका तरीका, मतलब खत्म करने का, पर लेकिन और भी कई सारे स्टेप उठा चुके हैं। जैसे कि यहां पर बात की जा रही है टर्बो हैप्पी सीडर मशीन के बारे में। जब किसान जो है अपने खेतों में पुआल को जलाते हैं तो बोला जा रहा है कि उनको मशीन दो ताकि छोटे छोटे पीस हो सके उनके पुआल के, और पानी चलाकर उनमें जब उसको भरा पानी से जाए और फिर बहा जाए तो खाद बनकर उसमें मिल जाए वो। इसी के साथ में भारत स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले यहां पर 4 था, 4 से सीधे 6 पर जंप कर गए। इसका मतलब यह है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये सब एफिशिएंसी बढ़ाएंगे इंजन की। ठीक है, अच्छा फ्यूल यूज करेंगे ताकि पोल्यूशन कम हो, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ग्रीन क्रैकर की बात की जा रही है, पटाखे हम लोगों ने अभी ग्रीन यूज करना स्टार्ट कर दिए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लाया गया। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करना ये स्मोक टावर के, उसके कंपेयर में आप लोग ये तो कर ही सकते हैं, और इंपॉर्टेंट बातें बोलेगी क्या करना चाहिए। तो ये सजेशन भी दिया गया राइटर के द्वारा। पहला बोला गया कि पहले तो आप लोग मॉनिटर करना स्टार्ट करो। जब आप लोग को पता ही नहीं होगा आप लोग गलती कहां पर कर रहे हैं तो आप लोग सॉल्यूशन क्या निकालोगे। तो आज की डेट में 132 सिटीज ऐसी हैं जो कि काफी पोल्यूटेड है, पर लेकिन मॉनिटरिंग उनके अंदर नहीं होती है। उसके रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि पोल्यूशन निकलकर कहां से आ रहा है। दूसरा यहां पर सिटी लेवल एमिशन जो होता है उसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सिटी लेवल पर पीरियोडिकली जो भी एमिशन हो रहा है उसको ध्यान रखिए, उसके ऊपर आप लोग काम करिए। तीसरा बोला गया यहां पर टारगेटेड आप लोगों को
एफर्ट लेकर चलना चाहिए। अर्बन जो स्लम है, स्लम जो झुग्गी झोपड़ियां, वहां पर आज के टाइम में भी उपले वगैरह ये नहीं गोबर के उपले जो होते हैं, डंडिया वगैरह जलाकर अपने खाने बनाए जाते हैं, तो उनको कैसे करना है, क्योंकि सिटीज में इनकी वजह से काफी पोल्यूशन फैलता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोला गया है कि इन्फोर्समेंट कैपेसिटी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी चीजें आप लोगों ने बनाई है तो चेक करते रहना चाहिए आप लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है, और किस तरीके से डेमोक्रेटिक डिमांड जो आज के टाइम बढ़ रही है, आज के टाइम में सब चाहते हैं कि सोलर एनर्जी को यूज किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है। तो ये सारे सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इनके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, तो काफी इंपोर्टेंट थे यहाँ पर, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो ये बातें बोली गई हैं। आइए अब थोड़ा सा न्यूज एनालिसिस का पोर्शन देख लेते हैं। और देखिए कल का आप लोग का आर्टिकल बचा है, टेंशन मत लीजिए, जो भी आर्टिकल बच जाते हैं मुझे पता है सारे संडे में कवर करा दूंगा आपकी बात सारे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, संडे में काफी कुछ देखने को मिलेगा, शानदार डिस्कशन रहेगा, तो संडे का जरूर देखा करो। जो मिस कर देते हैं वो काफी कुछ छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोग की छूट जाती है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर बात की है फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर जो अभी रिसेंटली कंडीशन देखने को मिली, कई सारे किसानों की जो डेथ हो गई, तो उसके चलते काफी बड़ी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये काफी एक बड़ी बात होगी। यहाँ पर इलेक्शन वैसे आ रहे हैं, तो खासकर किसानों के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ मुद्दे जो हैं वो उनके बारे में आप लोग इंक्लूड करके चल सकते हैं। बाकी मैंने नोबेल प्राइज के बारे में आप लोग को बता ही दिया, ये इसके बारे में याद रखेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो मुद्दे यहां पर निकल कर आ रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। अभी हमारी कंट्री में क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को बेसिकली कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो उससे रिलेटेड पैटर्न को चेंज करने की बात की जा रही है कुछ, ताकि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट का काम किया जा सके, खासकर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से और बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। तो उसके लिए अगर पेड़ पौधे काटने भी है तो उसके लिए कुछ चीजें देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है हमारी कंट्री में, ये 1980s में आप लोगों को देखने को मिला पहली बार, ठीक है। फिर आगे चलकर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 1988 में, ठीक है। अब इसमें फिर से यहाँ पर चीजों को चेंज करने की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया फॉरेस्ट के बारे में, कहां कहां पर कितना फॉरेस्ट कवर है, वो सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा ना आप लोगों से सारी चीजें पूछ के, तो फिर आप लोग बोलोगे यार ये तो चीजें कहां से आगे पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में इसलिए बता दी कि कहां कहां पर कितना फॉरेस्ट कवर होता है, कहां कहां पर कितना कम है, ठीक है, कहां कहां पर दलदली फॉरेस्ट है, कहां पर क्या क्या चीजें हैं, कौन सा फॉरेस्ट को कम बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए मैंने डिटेल में बताया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने देखने को मिले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों से यहां पर बन सकता है, जो क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, तो फॉरेस्ट के बारे में याद रखिएगा, इसको बेसिकली स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो सेंटर अकेला लो नहीं बनाते यहां पर, अब दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आप लोग यहां पर आ जाएंगे। तो फॉरेस्ट लॉ के अंदर जो चेंज किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे से कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश नहीं सॉरी, आप जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी चेंज किया जा रहा है ये यहां पर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। पोल्यूशन काफी बड़ा इंपैक्ट डाला है, तो उसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो मैंने बताया ना भी किसानों के लिए से हैप्पी सीडर मशीन होगी वो देना, ठीक है। उस तरीके से इवन ओड जो यहां पर चलाया जाता है वो भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। फायर क्रैकर पटाखे की बात करते हैं, याद रखिएगा यहां पर पोल्यूशन को कम करने की जब बात आती है तो रिलीजन को साइड में रख दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि आप लोगों का राइट टू लाइफ पहले आएगा, इनके आर्टिकल 21 को पावर दी जाती है। अगर बात करें अगर 25 जो है राइट टू रिलीजन के कंपेयर में, तो कावर वगैरह हो गया या फिर दीपावली के पटाखे हो गए, ठीक है, या फिर ईद वगैरह सेलिब्रेट करना हो गया, न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करना हो गया, ये सारी चीजें अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उससे ज्यादा है राइट टू लाइफ, इंसान जिंदा रहेगा तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर कनेक्ट कर जरूर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करो, चीजें समझ पाओगे। इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो 13 अमेंडमेंट के बारे में जरूर याद रखिएगा। क्या है ये 13 अमेंडमेंट जिसको हमारी कंट्री बार बार इंप्लीमेंट करने के लिए बोलती है श्रीलंका को। 13 अमेंडमेंट के बारे में बात करूं तो इंडिया श्रीलंका के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1987 में। उस टाइम पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी और जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धने, ठीक है। तो यहां पर इनके द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी LTTA की और श्रीलंका की कम्युनिटी के बीच में, तो उसको कम करने के लिए यहां पर ये निकल कर आया। 13 अमेंडमेंट ने क्या किया, इसके द्वारा बोला कि आप लोग क्रिएट करो प्रोविंशियल क्या होती है, जैसे हमारी कंट्री में राज्य है 28 राज्य है ना हमारी कंट्री में, और आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही प्रोविंसेस काउंसिल बनाने की बात की गई और बोला गया उनको आप लोग पावर दो ताकि वो अपने लेवल पर काम कर सकते हो। 9 प्रोविंसेस बनाने की बात की गई इंक्लूडिंग सिन्हाला कम्युनिटी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी। देखिए रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार से रिलेटेड है, सिन्हाला कम्युनिटी यहां से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिंगजियान वाले रीजन में चाइना में जहां पर चाइना काफी अत्याचार करता है, उस कम्युनिटी का नाम क्या है आप लोग बताइए जरा, जो कई बार न्यूज में आती है, ठीक है। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो सेल्फ गवर्निंग बेसिकली यहां पर बोला जाए इनको कि अपने एरिया में, ऐसे हम लोग बोले कि राज्य को ऑटोनॉमी दो, राज्य अपने आप काम करने लगे। तो 13 अमेंडमेंट ने यही बोला कि राज्य को पावर दो, अपने राज्य को यहां पर बेसिकली श्रीलंका के अंदर। तो यहां पर बोला कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, हाउसिंग हो गया, लैंड हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर आने चाहिए श्रीलंका में और यहां पर स्टेट फॉलो करे। वो अलग बात है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन को कौन करंट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। हेल्थ को कहां पर रखा गया, हेल्थ को बेसिकली बताइए,
हेल्थ को स्टेट लिस्ट में रखा गया, ठीक है, एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट में रखा गया, और हाउसिंग, लैंड और पुलिस, इनके बारे में आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को होमवर्क दे सकूं, ठीक है। कौन कौन सी लिस्ट में आते हैं ये बताइए। चलिए, सिन्हाला और तो तमिलियन कम्युनिटी है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लिया गया और इंग्लिश कनेक्टिंग लिंक बोला गया। तो ये अमेंडमेंट में सारी बातें बोली गई पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो इसलिए इंडिया बोल रहा है कि इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो इसकी वजह से न्यूज में है। आगे चलते हैं, यहां पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं यहां पर। बेसिकली अभी हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है, तो इस तरीके से निकल जाता है। तो यहां पर क्रिमिनल, यहां पर बात है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, तो CCTNS बोला गया, ठीक है। तो CCTNS के अंदर काफी सारी कुछ चीजें अपडेट की जाएंगी, जिसके चलते कोई दिक्कत अगर देखने को मिलेगी तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि आने वाले टाइम में सिचुएशन को सुधारने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, अगर कोई दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन बने, तो ये बेसिकली आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ इसके बारे में बिल्कुल ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली बातें बोली गई हैं। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये पेंडोरा बॉक्स बोलिए, बेसिकली क्या बोलूं, मतलब पेंडोरा पेपर है। देखिए होता क्या है, आजकल में जो इंसान पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो अपने पैसे को टैक्स से बचाने के लिए क्या करता है, कहीं बाहर ले जाकर पैसा रख देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पर कई सारे लोगों के नाम आ गए हैं। तो ये पेपर 3 में जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पोर्शन है, वहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर इसके बारे में बात करूं तो पेंडेरा पेपर जो है वो एक तरीके से अभी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो लोग टैक्स हेवन कंट्री में अपना पैसा ले जाकर रखते हैं, तो उनके पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लीक यहां पर हो गई है। कई सारे इंडियन के भी नाम है यहां पर, तो इसीलिए बोला गया जो इंडियन के जब नाम आ गए कि कैसे लेकर चला जाए, तो यहां पर बोला गया एट लीस्ट जो है यहां पर लगभग 380 के करीब इंडियन है जो पेंडोरा पेपर के बारे में आप लोग बात करिए, तो उन इंडियन को कैसे टैकल किया जाएगा। और लगभग ऑलमोस्ट यहां पर जो प्रोमिनेंट जो पर्सन है, इवन जो सचिन तेंदुलकर का भी नाम यहां पर अभी देख रहे थे, मतलब आ रहा था, अब बाकी तो पता नहीं क्लियरली क्या है, एक बस ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये है कि कैसे यहां पर चीजों को लेकर चला जाए। तो अब यहां पर देखिए जो टैक्स को चोरी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी कंट्री में जो रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाएगा ताकि यहां पर चीजों को टैकल किया जा सके, ठीक है। पहले पनामा पेपर वाला देखने को मिला, पैराडाइज पेपर वाला भी जो निकल कर आया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते यहां पर ये पैसा चोरी कर विदेशों में जाकर रखते हैं। उससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए हमारी कंट्री में पैसा ज्यादा कमा लिया तो 30% तक का टैक्स आप लोगों को देना पड़ सकता है, उसके ऊपर आप लोगों को सेस भी लग सकता है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर 30%, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए, तो इसका मतलब 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को देगा, वो समझ रहे हैं आप लोग। अगर वो बाहर चला जाएगा तो वहां पर उसको लगभग क्या मान लीजिए 2% टैक्स दे दे, तो वहां पर 2 लाख देना पड़ेगा उसका पैसे का, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि इनके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए। वैसे लॉबी वगैरह हमारी कंट्री में है, अगर देखा जाए तो किस तरीके से इनको टैकल करना है, तो गवर्नमेंट अभी यही कह रही है कि देखते हैं इसको कैसे लेकर चलना है आगे ताकि सॉल्यूशन निकल जाए। बाकी एडिटोरियल आएगा इसके बारे में तो हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई पिटीशन जिसमें NET UGC के बारे में बोला था कि यहां पर इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन जो था वो फिर चीजें चली, तो उसी के चलते बात की जा रही है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो अभी केस चल रहा है यहाँ पर जो शाहरुख खान के बेटे का, तो उसके चलते यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर बॉडी का बात की, इसको बोलते हैं NCB, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है हमारी कंट्री में ये 1986 में बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि जिसके हिसाब से बनाई गई थी वो है 1985 का एक्ट क्या है, यहां पर इसको बोलते हैं बेसिकली नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये बॉडी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो नारकोटिक जो पॉलिसीज है हमारी कंट्री में, तो नारकोटिक ड्रग हो गया, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो गया, ये आर्टिकल 47 में जब आप लोग जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, आर्टिकल 47 ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखेगा। आर्टिकल 47 ये डायरेक्ट करता है कि यहां पर ऐसी एक्टिविटी कोई न करे, उसको बेसिकली रोका जाए, बेसिकली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 47 आप लोग जरूर याद रखेगा, जो इन सब चीजों से रिलेटेड है। तो आप लोगों से तो पूछेगा नहीं शाहरुख खान के बेटे को क्या हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से आर्टिकल 47। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप लोग क्या करना है कि कुछ ना कुछ एक तरीके से प्रोविजन करना है अगर कंजप्शन कोई ऐसा गलत प्रोडक्ट का कर रहा है, ताकि हेल्थ के बारे में भी ध्यान में रखा जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोग के लिए यहां पर बन जाते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे देखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर बेसिकली बोला गया एक्स ग्रेशिया जो यहां पर 50,000 रुपए का देना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर बेसिकली। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कोई स्टेट जो है उसको डिनाई नहीं कर सकता, ये देना ही देना पड़ेगा। तो मैंने समझाया था पैसा कहां से आएगा, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से आएगा। तो ये याद रखना, 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ये यहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके हिसाब से पैसा दिया गया। ग्रांट इन एड जाता है यहां पर। ग्रांट क्या होता है, आर्टिकल याद रखिएगा 275 आर्टिकल है संविधान का, जहां से ग्रांट निकल कर आता है, इनके रिटर्न नहीं आएगा पैसा जो दे दिया। 75% नॉर्मल स्टेट के लिए और जो स्पेशल स्टेट के लिए 90% यहां पर सेंटर देगा।
कोई भी दिक्कत अगर होती है तो कोई अर्थक्वेक सुनामी आती है, यहाँ पर भी यूज किया था 10% फंड आप लोगों को, और नॉर्मली होम मिनिस्ट्री जो है वो इसको यहाँ पर एनालाइज करती है। तो ये बेसिक चीजें होगी। बेसिकली यहाँ पर ड्रोन के बारे में बात की जा रही है। ड्रोन के बारे में मैंने आप लोगों को नैनो के अंदर ही बताया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए ड्रोन अभी कई तरीके से यूज करने की बात हमारे देश में की जा रही है, ठीक है। तो ड्रोन के बारे में कोई पूछने लगे तो याद रखना चार आप लोगों को 5 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। नैनो ड्रोन होते हैं जिनको बेसिकली 250 ग्राम से नीचे होते हैं, वो नैनो ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो ड्रोन बोल देते हैं जो कि 250 ग्राम से लेकर 2 किलो के बीच में होते हैं। स्मॉल ड्रोन बोल देते हैं जो कि यहाँ पर 25 जो माइक्रो हो गए वो हो गए 250 से लेके 2 किलो के बीच में, स्मॉल हो गए 2 किलो से लेके 25 किलो के बीच में, मीडियम हो गए 25 किलो से लेके 150 किलो के बीच में। अगर 150 किलो से ऊपर का भी कोई बनता है ड्रोन तो उसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली लार्ज ड्रोन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। तो ड्रोन ये अलग अलग कैटेगरी में मैंने आप लोग को बताया, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछे जाए आप लोगों से, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ड्रोन के बारे में बता दी। अभी नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो यूएसए के बारे में बात की जा रही है। यूएसए जो है वो चाइना के साथ में बातें करेगा तो ताकि ट्रेड के मुद्दे को लेकर आगे सही तरीके से बढ़ा जा सके, तो वो सारी बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहाँ पर, ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ये है यहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में। आखिर ताइवान में चाइना जाकर क्यों घुस गया? क्योंकि यहाँ पर चाइना के द्वारा बेसिकली ताइवान को रोका गया। एक 11 मेंबर का ग्रुप है जिसको बोलते हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसको ज्वाइन करने की बात की गई बेसिकली किसके द्वारा? ताइवान के द्वारा। और ताइवान को चाइना ये बोलता है तू तो मेरा पार्ट है, तू मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता, तो चाइनीज ताइपेई भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये है ताइवान। अगर बात करें यहाँ पर ये CPTP तो मेंबर जो बोला इसके जाए, तो ये सारे मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे बेसिकली यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो जापान, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और मेक्सिको, ये आप लोग को देखने को मिलेंगे जो रेक्टिफाइज को कर चुके हैं। अब तक जिनके द्वारा रेक्टिफाई नहीं किया गया ये है ब्रुनोई, मलेशिया, पेरू और चिली। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 12 मेंबर थे, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से बाहर निकलकर भागे तो इसकी वजह से 11 मेंबर यहाँ पर रह गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के निकलने के बाद बोला तो ये गया था इसको लेकर आगे नहीं चलते हैं, पर लेकिन जापान बोला नहीं चलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा क्या, तो इस तरीके से फिर इसको ये आगे लेकर चले, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए जिनका नाम है सुमियो किशिदा, ठीक है। तो सुमियो किशिदा जो नए प्राइम मिनिस्टर बने जापान के, इनके बारे में याद रख सकते हैं। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा समझा दिया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और 9 बजे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।